आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एक नया सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए नेट में भी काफ़ी सारे इसके कंसेप्ट जो है वो आते हैं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट हम सबको पता है, कोई भी एक्सपेंसेस जिसके ऊपर उसकी लागत हमें निकालनी होती है कि कितना उसका एस्टिमेट खर्चा हुआ था, और बाद में उसको हम विद प्रॉफिट प्लस करके, मार्जिन प्लस करके उसको सेल करते हैं। तो उसका एक्सपेंसेस की जो लागत आई हुई है, मतलब जो भी हमने खर्चा किया हुआ है, उसकी अकाउंटिंग किस फॉर्म में की जाती है, मतलब उसकी जो यूँ बोल सकते हैं, जो हमने खर्चे किए थे उन खर्चे का हिसाब, उन खर्चों का जो हिसाब है वो कैसे रखना है, हमें खर्चों का हिसाब रखना, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है ना, कि जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने एक्सपेंसेस हमारे खर्च हुए हैं, उनका हमें हिसाब किताब किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में, किस अकाउंट्स में रखना है, इन सब की कीपिंग करना, इन सब का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डेट इज़ विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट बाकी अकाउंटिंग से किस तरीके से अलग है। सबसे पहले बात तो यही आती है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग्स हम पढ़ते आ रहे हैं, अपने +1 +2 में पढ़ते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग्स होती है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कैसे है, अलग है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो डायरेक्टली जुड़ी हुई है वो प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। मीन्स क्या हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरा का पूरा जो हिसाब किताब होगा ना, कि कितने एक्सपेंसेस इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, किस तरीके से वो जो है वो रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स के नेचर में चेंज हो रहा है, तो टोटल एस्टिमेटेड जो एक्सपेंसेस इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं वो सब चीज़ें जो रिकॉर्ड की जाएगी वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी। मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग जो है पर्टिकुलर जो डिराइव्ड होती है वो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण ही डिराइव्ड होती है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मटेरियल, आपके मटेरियल के कितने टाइप्स यहाँ पे आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे हम 2 टाइप मेनली पढ़ते हैं, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। लेकिन हमें पता होना चाहिए इनके बीच में भी एक प्रोडक्ट होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, या सेमी फिनिश्ड गुड। ठीक है ना, कि जब प्रोडक्ट जो होता है वो रॉ से वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस हो रही होती है, खर्चा हो रहा होता है। इन सब का रिकॉर्ड रखना हमें किस किस अकाउंट में पड़ता है, ये सब चीज़ें हमें कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर करवाती है। दूसरी चीज़, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, या कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये पर्टिकुलर वर्क कैसे करती है। जैसे आप सबको पता है कि जब हम +1 में आते हैं तो हमें एक जनरल एंट्री का एक प्रोसेस बताया जाता है, पूरा साइकिल प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे जो सबसे पहले इवेंट होता है, फिर ट्रांजैक्शन होती है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो जनरल एंट्री बन जाती है, फिर हम उसकी लेज़र पोस्टिंग करते हैं, आफ्टर डेट ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट मैच करते हैं। सेम ऐसे ही जब हमारे पास एक ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें एक ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो ज़रूर कंसीडर करनी होती है। ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले हमारे पास कैश तो होता ही है, कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया। अब ये रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद ज़रूरी तो नहीं मैं कि इसे ही बेच दूँगी, फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ, तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी एक प्रोसेस लगाई, मैंने एक प्रोसेस लगा दी, प्रोसेस 1। उसके बाद मेरा ये प्रोडक्ट जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में बन गया। अब मेरी मर्जी है, या प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोड्यूसर की मर्जी है कि या तो वो उसे बेच सकता है तो वो उसके लिए फिनिश गुड्स हो जाएगा, बट अगर वो इसके ऊपर एक और प्रोसेस लगा रहा है, फिर वो उसको सेल कर रहा है, तो वो फिनिश गुड्स को सेल कर रहा है। ठीक है ना, अब वो फिनिश गुड्स को सेल करता है डेटर्स को, तो उसने जो है उसके ऊपर BR मेंटेन कर दिया, तो BR से कैश आ सकता है, या डायरेक्ट अगर कैश सेल हो सकती है, इफ़ कैश सेल, तो डायरेक्ट ये आ सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो वर्क कैसे कर रही है। अब इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ी, हमें जो है अपने रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की, टाइप्स ऑफ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हुए डिफरेंट जो ये प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, यहाँ कोई ना कोई एक्सपेंसेस हुए होंगे। इस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे करना है,
ये सब चीज़ें जो है हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में सीखेंगे। अच्छा, यहाँ एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दोनों टाइप्स के हो सकते हैं आपके, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का नाम जो है वो ओवरहेड होता है, ओवरहेड्स, ठीक है ना, OOHS, इस टाइप से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बात आती है हमारे पास कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कितने फॉर्म्स में पढ़ते हैं और कितने टाइप के अकाउंट्स या कितने, क्या यहाँ पे टी शेप अकाउंट रहता है, क्या स्टेटमेंट्स रहती है, तो किस किस टाइप से यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है अपना मटेरियल के बारे में। फर्स्ट थिंग हमें पढ़नी होती है अपनी मटेरियल। तो मटेरियल से रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं। सेकंड थिंग जो हमें पढ़नी होती है अपनी लेबर। हम लेबर के ऊपर भी तो खर्चा कर रहे हैं ना, और प्रोडक्शन की बात आ रही है तो मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, फिर सेकंड अगर हम बात करेंगे तो लेबर आएगी। विदाउट लेबर तो हम काम कर ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ओवरहेड्स में, ठीक है ना, ओवरहेड्स। यहाँ एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम जो है वो ओवरहेड्स है। फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनके तैयार होएगा, मतलब पहले मटेरियल में लेबर लगाना पड़ेगा, लेबर के बाद हमें और एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। उस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे यूनिट कंसीडर करते हैं, यूनिट या आउटपुट, और ये तीनों क्या आते हैं हमारे लिए, इनपुट, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे पहले एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात करें तो हमें मटेरियल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे मटेरियल ख़रीदना है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको वापस फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी करना है। लेबर की बात करें तो लेबर से किस तरीके से काम करवाना है, कितने घंटे हम उससे काम करवा सकते हैं, उसको कैसे वेजेस देनी है, कैसे बोनस देना है, कैसे इंसेंटिव्स देना है, डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी मॉनेटरी टर्म्स या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ओवरहेड्स, कितने टाइप के और एक्सपेंसेस जो है हमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए करने पड़ेंगे, बनाने से लेकर बेचने तक के लिए भी करने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में जो यूनिट है ये हमें कितने का पड़ा, इसकी कॉस्ट जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ ही रहे हैं, इसकी क्या कॉस्ट आई, कितने प्रॉफिट मार्जिन पे इसको बेचना चाहिए, तब तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, आफ्टर दैट ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सब चीज़ें जो है हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो बिल्कुल अगर इनिशियल स्टेज की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, तो आपकी 4 चीज़ों से मिलकर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग बनती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्रोडक्ट। उसके बाद और भी डिफरेंट चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्रोसेस हो गया आपके पास, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके पास जॉब हो गया, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ये सब चीज़ें जो है ये बाकी बात की बात है, ठीक है ना। मार्जिन हो गया आपके पास, ये सब चीज़ें जो है ये बात की बात है। तो अभी जो हम बात की बात बिल्कुल पहले बात करेंगे वो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल। अब बात आती है मटेरियल। अच्छा, ये जो है हम बेसिक कंसेप्ट सभी को, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच और भी कोई अकाउंटिंग है उनके डिफरेंसेस, ये चीज़ें हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक वाइड कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं तो छोटे छोटे नैरो कंसेप्ट जो है ये हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मटेरियल की। मटेरियल, और इसी से हमारी फर्स्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो स्टार्ट हो जाता है इन्वेंट्री रिलेटेड, मटेरियल या इन्वेंट्री, ठीक है ना। इन्वेंट्री यहाँ पे गुड्स है, मटेरियल भी यहाँ पे हमारे पास कच्चा माल या पक्का माल दोनों टाइप से हो सकते हैं। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मटेरियल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना कच्चा माल ही चाहिए। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ आपने परचेज़ किया, परचेज ऑफ मटेरियल, तो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। उस रॉ मटेरियल के बाद परचेज करने के बाद आप क्या करते हो, उसका प्रोक्योरमेंट करते हो। प्रोक्योरमेंट का मतलब आप उसको सेफ्टी से रखते हो। अब उस सेफ्टी से रखने के लिए आपको बहुत सारे गोडाउंस की ज़रूरत है, उन गोडाउंस की देखभाल करने के लिए स्टोर कीपर्स की ज़रूरत है। मीन्स आप उसकी देख रेख जो है वो किस तरीके से कर रहे हो, ये सब चीज़ें। फिर आप क्या करते हो, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस लगा रहे होते हो ताकि वो जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसी वर्किंग प्रोग्रेस, सेमी फिनिश में या फिनिश गुड्स प्रोडक्ट में। उसके बाद आप प्रोसेस करने के बाद उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है। नेचर चेंज होने के बाद आप उसको
सेल कर देते हो, या तो सेल कर देते हो या इशू कर देते हो, किसी अगर दूसरी जगह को चाहिए होती है, दूसरे गोडाउन को चाहिए या दूसरे किसी डिपार्टमेंट को चाहिए तो ये सब चीज़ें जो है परचेज से लेकर इसको इशू करने तक का प्रोसेस, ये हम एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। इसको हम स्टडी करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर। कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम परचेज टू इशू, फ्रॉम परचेज टू इशू, मतलब सबसे पहले हमने कच्चे माल को लेके आए, प्रोक्योरमेंट की, रखा उसको, उसका उतार चढ़ाव देखा, क्या रेट पे लेके आए थे, क्या रेट पे जा रहा है, नेचर क्या, अगर प्रोसेस करने के बाद नेचर चेंज हुआ है, क्या नेचर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट बढ़ी होगी, कॉस्ट घटी है वो बहुत रेयर होता है, अदरवाइज़ कॉस्ट बढ़ती ही है। फिर उसको सेल करना है, इशू करना है, और उनके बीच में अगर कुछ वेस्टेज भी हुई होगी तो उसका भी तो हिसाब किताब रखना है, वेस्टेज हुआ होगा, स्पॉइल हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में हम यही देखते हैं माल कैसे आया है, उसको कैसे हम किसी के पास सेल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उसके बीच में जितने भी सारी स्टेप्स आए हैं। तो फ्रॉम परचेज टू इशू हमें कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम स्टडी करना है। अब इस इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं। इन मेथड्स को जो है हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इशूइंग मेथड्स। हम जो बात टॉपिक कर रहे हैं वो है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर इशूइंग मेथड्स। हम कितने मेथड्स जो है यहाँ पे वो स्टडी करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट 4 मेथड्स एंड फर्दर पार्ट्स भी है उसके। तो हमारे जो पहले हमारे 4 मेथड्स रहेंगे। फर्स्ट मेथड जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस मेथड। हम कॉस्ट प्राइस मेथड को स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड रहता है हमारे पास एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारे पास मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड को हम स्टडी करते हैं। और लास्ट में हमारे पास रहता है नोटेशनल प्राइस मेथड। नोटेशनल प्राइस मेथड, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट जो है ये 4 मेथड्स है। इनके अंदर जैसे मैं इसको नाम दे देते हैं A, B, C and D। तो दे आर डिफरेंट 4 पार्ट्स और 4 डिफरेंट मेथड्स अंडर इशूइंग मेथड्स। कॉस्ट प्राइस मेथड, अब इसके अंदर भी हमारे को अगर स्टडी करने को मिले तो 5 मेथड्स जो है हम स्टडी करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक जो है वो यही मेन टॉपिक है। हमने जो शुरू में स्टार्ट किया वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग एक बेसिक मीनिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किस किस चीज़ों की अकाउंटिंग करते हैं, मटेरियल की, लेबर की, डिफरेंट खर्चों की और अपने प्रोडक्ट की, ठीक है ना। ये हमारा एक कॉस्ट का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो और वाइडर होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इन्वेंट्री है उसको रखने का सिस्टम पता होना चाहिए। तो उसके अंदर हमारे 4 मेथड्स के अंदर जो फर्स्ट मेथड है कॉस्ट प्राइस मेथड, उसके अंदर हमारे डिफरेंट 5 मेथड्स हैं। फीफो, लीफो, हीफो, अब इसकी फुल फॉर्म्स बता देंगे। आपके पास बेस स्टॉक एंड स्पेसिफिक प्राइस। स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ठीक है ना। बी कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास एवरेज प्राइस है, इसके अंदर 2 है, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तीसरा मेथड जो है मार्केट प्राइस, इसके अंदर भी हमारे पास 2 मेथड है, सेल प्राइस मेथड और सेकंड इज रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। और 4 जो है हमारे अंदर नोटेशनल प्राइस, इसके अंदर भी हमारे पास 2 मेथड है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड इनफ्लेटेड, जो इन्फ्लेशन वर्ड होता है ना, महंगाई, उससे ही बनता है ये इनफ्लेटेड प्राइस मेथड, ठीक है। तो देखा जाए तो हमें कुल मिला के 5 + 2 7 + 2
9 एंड +2 11। टोटल ऑफ ऑल हमें 11 मेथड जो है अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टडी करनी है। एक बार स्टार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस मेथड। फर्स्ट मेथड आपके पास कॉस्ट प्राइस मेथड। इसके अंदर आपके पास 5 है, फीफो, लीफो, हीफो, बेस्टोक एंड स्पेसिफिक। सेकेंड मेथड आपके पास है एवरेज प्राइस मेथड। इसके अंदर आपके पास 2 पार्ट्स है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। थर्ड मेथड जो है आपके पास उसके 2 पार्ट है मार्केट प्राइस मेथड की, सेल प्राइस मेथड एंड रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। और फोर्थ मेथड है डी आपका नोटेशनल प्राइस मेथड। उसके अंदर भी आपकी 2 पार्ट है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। सबसे पहले बात करते हैं हम इसको रिमूव करके। सबसे पहले जो बात करते हैं वो आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मेथड और उसके अंदर भी फीफो। कॉस्ट प्राइस मेथड के अंदर फीफो मेथड। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट मेथड है हमारे पास FIFO, फीफो। इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा। ठीक है, जो गुड्स हमारे पास पहले आया है वही गुड्स जो है हमारे पास से पहले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास ना 1 तारीख को एक माल आया, ठीक है, फिर मेरे पास 5 तारीख को एक माल आया, फिर मेरे पास 10 तारीख को एक माल आया। अच्छा, बीच में मुझे ना 6 तारीख की रिक्वायरमेंट है और 11 तारीख को एक रिक्वायरमेंट है। तो 6 तारीख को पहले मैं 5 तारीख वाला गुड्स तो नहीं भेज सकती ना, क्योंकि मेरे पास 1 तारीख वाला कुछ पहले से रखा हुआ है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड होता है ये काफ़ी अच्छा मेथड माना जाता है। कौन से टाइप के गुड्स के लिए? जो पेरिशेबल होती है। पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। मीन्स अगर आप बात करें, अगर ब्रेड, बटर, मिल्क, बिस्किट्स इनकी बात करें, मतलब पेरिशेबल, ये कुछ टाइम बाद इनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप हमेशा वो पहले निकालने की कोशिश करेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आने वाली है। तो मतलब इसका मतलब वो पहले बना होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में एक प्रोड्यूसर जो होता है या एक जो सेलर होता है, किसी की बात करें तो जो बेचने वाला है, मेनली हम इशूइंग मेथड की बात करें तो जो हमारे पास से सप्लाई करने वाला है, जिसके पास पहले उसने रखा होगा ना, माल खरीदा होगा, तो वो परचेजर भी होगा। तो वो जिसने वो माल परचेज किया था उसको वो पहले निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो हमारे पास गुड्स पहले आया हुआ है, जो रॉ मटेरियल पहले आया हुआ है, हम उसको ही इशू करने की बात करेंगे। सेकेंड मेथड है हमारे पास लीफो। अभी इनके प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे। अभी सिर्फ हम इनकी फुल फॉर्म्स और इनके किस टाइप के गुड्स के लिए ये यूज़ होता है वो सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फीफो हमने बता दिया पेरिशेबल नेचर के गुड्स के लिए, ठीक है ना, पेरिशेबल नेचर के गुड्स के लिए मतलब जो जल्दी जो हो जाती है वो ख़राब हो जाती है। डेफर, जिसका नेचर जो है वो थोड़ा ख़राब है, ठीक है ना। डिफर टाइप के गुड्स है, जो डिफर गुड्स है। नेक्स्ट है हमारे पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है उसको हम सबसे पहले भेजेंगे। जो सबसे लास्ट में आया है उसको हम सबसे पहले भेज रहे हैं। ऐसा क्यों? जो लास्ट में है उसको सबसे पहले इसलिए भेज रहे हैं, 2 कारण हो सकते हैं। या तो उसका रेट जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो कम होने वाला है। अगर कम होने वाला होगा तो अभी से निकालना बड़ा इजी है, फटाफट इसको निकाल दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर जो लास्ट में आने वाला गुड्स है उसकी क्वालिटी जो है वो पहले वाले गुड्स के मुकाबले थोड़ी डाउन है, तो पहले वाले अच्छी क्वालिटी का गुड्स हम अपने पास स्टॉक करके रखेंगे, थोड़ी लोअर क्वालिटी वाले गुड्स को हम पहले भेज देंगे। तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो इसका रेट जो है वो इन फ्यूचर डाउन होने वाला है, या इसकी क्वालिटी जो है वो लोअर है देन अपने पहले गुड्स के मुकाबले, देन प्रीवियस गुड्स, ठीक है ना। अपने पहले वाले गुड्स के मुकाबले जो उनकी जो क्वालिटी है वो जो थोड़ी सी लोअर हो सकती है, तो इसकी बात कर सकते हैं हम। अब हमारे पास आता है थर्ड मेथड इज हीफो। हीफो, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हीफो, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब
जो हमारे पास सबसे महंगा है, जो हमारे पास गुड्स जो है वो सबसे महंगा है, उसको हम पहले निकालेंगे। इसका मेन एक ही रीज़न है क्योंकि उसके जो आने वाले प्राइसेस है वो अब लोअर होने वाले हैं। मतलब अगर अभी निकाल देंगे तो सही प्राइस पे चला जाएगा, इन फ्यूचर जो है वो प्राइसेस जो है वो लोअर होने वाले हैं। तो इस लोअर प्राइसेस के कारण हमें उस गुड्स को जो है पहले ही निकालना, पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ या तो वो क्या रह जाएंगे, स्टॉक में रह जाएंगे, या फिर उनकी जो ट्रेंडिंग है, मतलब लोग जो ख़रीदने वाले हैं बाद में उसको वो नहीं खरीदेंगे, ट्रेंडिंग जो है वो लो चली जाएगी। ठीक है, तो हीफो जो होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो महंगा है उसको पहले निकाल दो। अभी तो वो सेम रेट पे चला जाएगा या महंगे रेट पे चला जाएगा। इन फ्यूचर जो है वो हमें लोअर रेट पे सेल करना पड़ेगा। इसका जो फोर्थ मेथड होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास बेस स्टॉक मेथड। उस बेस स्टॉक में क्या होता है कि हमारे पास ना कुछ जो सबसे पहले जो गुड्स आया हुआ होता है, यानी जो इनिशियल गुड्स होता है हमारे पास, इनिशियल गुड्स जो होता है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म सिर्फ इन्हीं तीन की थी, फीफो की, लीफो की एंड हीफो की। बेस स्टॉक में ऐसा होता है जो इनिशियल गुड्स होता है उसमें से हम कुछ गुड्स जो होते हैं वो केप्ट असाइड, मतलब आप उसको थोड़ा सा अलग रख लेते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, या आप उसको हमेशा के लिए थोड़ा सेव करना चाहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 kg गुड्स आया बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैंने उसमें से 20 kg सेपरेट करके रख दिया। तो अगर मुझसे कोई मांगेगा कि गुड्स दे दो तो मैं क्या करूँगी, मैं अब 80 kg जो मेरे पास रिमेनिंग 80 kg है उनमें से ही उसको इशू करने की सोचूंगी। यानी 20 kg जो है मैं जब तक इशू नहीं करूँगी जब तक मुझे उसकी रिक्वायरमेंट मतलब सामने वालों को उसको वो गुड्स नहीं देने मुझे, मैंने ये सोच रखा है। तो बेस स्टॉक में हम इनिशियल गुड्स जो है उसको थोड़ा सा केप्ट असाइड रख लेते हैं। उसकी कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज हो सकती है, पर्टिकुलर कुछ केजी, यूनिट, टन, क्विंटल, जो भी आप जिस भी फॉर्मेट में करोगे वो सब चीज़ें आप उसको अलग रख लेती हो। अच्छा, ये तीनों जो आपके पास मेथड है ये अपने साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब फीफो के साथ फीफो ही चलेगा, लीफो के साथ लीफो ही चलेगा, हीफो के साथ हीफो ही चलेगा। ये तीनों में से कोई एक चलते हैं। लेकिन जो बाकी के अब हम जितने मेथड पढ़ेंगे, हमारे पास कुल मिला के 11 मेथड थे, अगर हम 3 को हटा दें तो बाकी की जो 8 मेथड रहेंगे आपके पास, 8 डिफरेंट मेथड्स रहेंगे। उनमें जब तक कुछ ना कहा जाए तो वो मेथड तो जिसका नाम है वो तो चलेगा ही चलेगा, प्लस फीफो मीन्स आप बाकी जो गुड्स का इशूइंग प्रोसेस होएगा उसको फीफो से कंसीडर करोगे। एंड फिफ्थ मेथड है स्पेसिफिक प्राइस मेथड, इसको भी हम स्टडी कर लेंगे। अभी जो हमें बात करनी है वो सबसे पहले बात करनी है, हम ये जो मेथड पढ़ रहे हैं इनकी अकाउंटिंग, इनकी बुक कीपिंग, इनकी रिकॉर्डिंग करनी कैसे है, मतलब इनको हम किस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए क्या चीज़ें जो है वो जरूरत अकाउंटिंग इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, इशूइंग मेथड्स के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमें बनाना क्या है, इसके अंदर हमें बनाना होता है स्टोर लेजर अकाउंट। ये स्टोर लेजर अकाउंट कौन बनाता है, ये स्टोर लेजर अकाउंट जो बनाता है वो होता है स्टोर कीपर। ठीक है, जब भी कोई माल आ रहा है उसको रख रहे हैं, यानी अभी आपको एक प्रोसेस आई थी, माल परचेज करते हो, फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करते हो, फिर बाद में प्रोक्योरमेंट करने के बाद उस गुड्स को हम आगे प्रोसेस के लिए डाल देते हैं, फिर उसको हम इशू कर देते हैं। ये सारी जब प्रोसेस करते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट बनाने की प्रोसेस करते हैं, तो उसको बनाने के लिए जिस पर्सन को हमने हायर कर रखा होता है उस पर्सन का नाम होता है स्टोर कीपर। वो स्टोर कीपर ही सारे इन गुड्स को रख रखाव में शामिल करता है, उनको रखता है। ठीक है, अब स्टोर कीपर ने गुड्स तो रख लिए, ठीक है, गुड्स उससे रख लिए आराम से। अब बात आती है कि ये स्टोर कीपर जो है इसको किस तरीके से समझाया जाता है या किस तरीके से बताया जाता है कि उसको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम मंथली बेसिस ले लेते हैं, वैसे तो कोई भी टाइप से बना लेते हैं, हम मंथली बेसिस सबको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना सिखाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोचेस जब हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे तो उसमें इस टाइप से ही प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं आपके। तो मंथली बेसिस के बना लेते हैं, जैसे कि अभी आपका कल से ही 1 अगस्त शुरू हुआ है, तो हम जुलाई की बात कर लेते हैं कि जो जुलाई है, 1 जुलाई मैं प्रीवियस रिकॉर्ड बना रही हूँ, 1 जुलाई 2022 टू 31 जुलाई 2022। वैसे तो ये डे बाय डे रूटीन का बनाने का है ये,
लेकिन फिर भी मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि मेरे पास कोई पिछला डाटा है तो उस डाटा से मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो पहले एक बार इसका फॉर्मेट स्टडी कर लेते हैं, फिर विद एग्जाम्पल इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट क्या होता है, स्टोर लेजर अकाउंट इसका नाम है, इस कंसेप्ट का जो भी हमें अकाउंट बनाना है उसका नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। या हम लिख लेते हैं फ्रॉम, कब से कब तक का बनाना है। कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट नेम है तो, और अगर कोई कंपनी नेम है तो कंपनी नेम लिख सकते हैं, मतलब जिस चीज़ के भी आपके नेम मेंशन है वो लिख सकते हो। या स्टोर अकाउंट नंबर है कुछ, अगर स्टोर अकाउंट नंबर वो लिख सकते हो, मतलब कुछ भी अगर ऐसे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स या नेम है तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी फॉर्मेट की। तो इसके फॉर्मेट में सबसे पहले तो यहाँ पे जो रहेगा वो डेट का कॉलम रहेगा हमारा, जो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें सबको क्लियर विजिबल होगा। सबसे पहले डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद हम इसके सेपरेट 2 पार्ट्स कर लेते हैं। सेपरेट 2 पार्ट्स करते ही 3 पार्ट्स निकल जाते हैं बीच से। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास रहेगा जब हमने उसको परचेज किया है, तो डेट मीन्स रिसिप्ट। फर्स्ट साइड रहेगी हमारी रिसिप्ट, सेकंड रहेगी हमारे पास इशू, और थर्ड रहेगी हमारे पास बैलेंस। फर्स्ट साइड है आपके पास रिसिप्ट, सेकंड है आपकी इशूज़, और थर्ड आपके पास बैलेंसेस। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट का कॉलम है। अब इसके भी अगर हम फर्दर 2 पार्ट्स करें तो ऑटोमेटिक 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। हमें स्टोर लेजर अकाउंट जो है हर क्वेश्चन के लिए इस तरीके से ही मेंटेन करना है। देखिए, डेट में हमने वो मंथ मेंशन कर दिया, जैसे मुझे जुलाई का बनाना है तो मैं जुलाई लिख दूंगी यहाँ पे, मंथ ऑफ जुलाई 2022 का बना रहे हैं। ठीक है ना, रिसिप्ट में अब क्या क्या रहेगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इनकी फुल फॉर्म है, एक बार लिख देते हैं फर्स्ट के लिए, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी या तो केजी में होगी या कैसे होगी, रेट जो होगा एट पर में होगा, और अमाउंट रुपीज़ में होगा। ये बस एट पर के रुपीज़ में होगा या टोटल के रुपीज़ में होगा। ऐसे ही अगर कॉलम की बात करें, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जहाँ रुपए का है ज़रूरी वहाँ रुपए में लिखना है आपको, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्लासिफिकेशन हो गए। तो हमें इस तरीके से स्टोर लेजर अकाउंट जो है अपना मेंटेन करना है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक कोई एग्जांपल सेट करते हैं, उसके बिहाफ पे इसको 2-3 एंट्रीज इसकी सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने जो स्टडी कर रहे हैं फीफो मेथड के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर हम उसी एग्जांपल को सेट करके देखें तो आप लीफो और हीफो की दोनों मेथड भी ओवरऑल आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सोल्व हो जाएंगे वो। जैसे कि एग्जांपल सेट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 2 to 3 एंट्रीज का ही। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको बस एक हिंट दे रही हूँ कि ओपनिंग स्टॉक हो तो ओपनिंग स्टॉक को पहले मेंशन करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने रख लिया 1 जुलाई को, मतलब मेरा 30 जून का ओपनिंग स्टॉक था। 1 जुलाई 2022 को मैंने परचेसिस नहीं की, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 50 kg एट द रेट ऑफ 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई 2022 का है, या ये बात कर लो कि ये 30 जून 2022 का है ये। ठीक है, इस दिन मेरे पास जो है वो 50 kg गुड्स ऑलरेडी रखा हुआ है। अब 1 जुलाई को ही मैंने क्या कर लिया, परचेज़ कर लिया। अब मैंने परचेज़ कर लिया मैंने 100 kg एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मैंने 15 जुलाई को फिर परचेज़ कर लिया, 15 जुलाई 2022 को फिर परचेज़ कर ली 100 kg एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद मुझे जो मैं थोड़ा 2-3 एंट्री का एग्जांपल और थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा तारीख के साथ ले रही हूँ। 20 जुलाई 2022 को उन्होंने कहा हमें गुड्स चाहिए। हमने उनसे पूछा आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा मुझे जो है वो 180 kg चाहिए। अच्छा, इशू के रेट नहीं होते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इशूइंग हैव नो रेट्स,
ठीक है। इशू यू हैव नो प्राइसेस नो रेट्स, क्योंकि इशू तो आप खुद कर रहे हो तो आप देखोगे ना आप किस मेथड के अकॉर्डिंग इशू करना चाहते हो। फीफो कहा है तो जो पहले आया हुआ है उनको निकालने की कोशिश करोगे, लीफो कहा है तो जो लास्ट में ही निकालने की कोशिश करोगे। अगर आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो हीफो पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है तो वो हीफो से निकालने की कोशिश करेगा। मतलब आपको अपनी पॉलिसी अडॉप्शन देखना है, आप किस तरीके से उसको करोगे। ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने 25 जुलाई को क्या कर लिया, 25 जुलाई 2022 को फिर मैंने परचेज़ कर लिए, परचेज़ कर लिया 100 kg एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ के हिसाब से। और फिर मेरे पास 31 जुलाई को 2022 को 30 जुलाई लेते, 30 जुलाई 2022 को इशू आ गया। ठीक है, ये इतना ही कर लेते हैं। आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आप इसमें ही डिटरमाइन कर लेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करें, हमारे पास 5 एंट्रीज है। 5 एंट्रीज को अगर हम सॉल्विंग की बात करें तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, हम जो मेंटेन करेंगे वो मेंटेन करेंगे अपना स्टोर लेजर अकाउंट। इस स्टोर लेजर अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा वो रहेगी रिसिप्ट, फिर रहेगी इशूज़, फिर रहेगा बैलेंसेस। और कब से कब तक का बना रहे हैं हम, 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक। ठीक है, यहाँ रहेगी डेट। तो हम थोड़ा शॉर्ट वे में लिख रहे हैं ताकि हमारा इतने में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके हमने सीखे थे फर्दर पार्ट्स करने हैं हमें, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ, 1 जुलाई 2022 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके ऊपर मेथड कोई मेंशन नहीं है तो मैंने आपको कहा कि हम जो मेथड कर रहे हैं वो फीफो से कर रहे हैं। तो आपको यहाँ लिख लेना है स्टोर लेजर अकाउंट बाय कौन सा मेथड, फीफो मेथड। हम फीफो से इसको कंसीडर करेंगे। फीफो से कंसीडर करने के बाद हमें सबसे पहले क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, तो ये केजी में ले रहे हैं हम क्योंकि केजी में है, ये एट पर में है और ये रुपीस में है। केजी एट पर और रुपीस, केजी एट पर और रुपीस। अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कभी भी आपने परचेज नहीं किया होता, मतलब रिसिप्ट नहीं होती, ये ऑटोमेटिक आपके पास पहले से मेंशन होता है। तो हमेशा जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो बैलेंस इसमें दिखाना है। 1 जुलाई का बैलेंस है तो 1 जुलाई के बैलेंस में दिखाना है। आपके पास 50 kg है, 10 रुपये वाला है, तो आपके पास 500 रुपये का गुड्स जो है वो इस समय आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से थोड़ा डिफर कर दिया ताकि मिक्स ना हो आगे जाके। अब दोबारा से अगर एक ही तारीख, एक ही डेट के दो आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, रिसिप्ट भी है, इशू भी है, बैलेंसेस भी है, तो हम उनको अलग अलग मेंटेन करेंगे। 1 जुलाई को पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था तो मैंने ओपनिंग स्टॉक में दिखा दिया। फिर अगर मेरे पास 1 जुलाई को अपना परचेज़ भी है तो हम परचेज़ में दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 100 kg है, 20 रुपीज़ के हिसाब से है, तो 2000 का गुड्स मेरे पास मैंने ख़रीदा है। ठीक है, उस तारीख को कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास सेम डेट को इशू भी हो तो पहले रिसिप्ट होएगी, वो दोबारा से बंद होएगा, फिर इशू होएगी दोबारा से, उसके बाद उसमें से उस गुड्स को आप डिलीवर करेंगे। तो मेरे पास अभी इस समय कोई ये गुड्स रिसिप्ट, मतलब एक बारी में आपको एक ही डिटेल भरनी है, तो अब आप उसको नोट डाउन कैसे करोगे। फीफो कहता है कि सारे गुड्स को लेके चलना है, जोड़ना नहीं है, अलग अलग दिखाना है। तो पहले आपके पास 1 तारीख को 50 kg 10 रुपये वाला ये भी रखा है, और 1 ही जुलाई को आपके पास 100 kg 20 रुपये वाला 2000 वाला गुड्स ये भी हो गया। तो आपके पास 2 डिफरेंट गुड्स और 2 डिफरेंट अमाउंट हो चुके हैं। समझ आ रहा है, मिक्स नहीं करना है, एक उस एंट्री का अलग पोर्शन, फिर थोड़ा सा गैप देना है आपको, फिर उसके बाद दोबारा से एंट्री निकालनी है। अब बात आती है 15 जुलाई की। 15 जुलाई को फिर परचेज़ किया मैंने 100 kg का 25 रुपीज़ के हिसाब से, फिर 2500 का गुड्स मेरे पास आ गया। तो अब मैं इसको नोट डाउन कैसे करूँगी, सबके दिमाग में चल रहा है नोट डाउन करते वक्त जोड़ते नहीं। पहले हमारे पास ये वाला है 50 kg गुड्स 10 रुपीज़ वाला 500 का, फिर मेरे पास 100 kg गुड्स है 20 रुपीज़ वाला,
फीफो है ना, मतलब जो पहले आ रखा है उसको पहले लिखना है। उसके बाद हमारे पास दोबारा से 100 kg गुड्स है 25 रुपीज़ के हिसाब से 2500 रुपये का। इट मीन्स 3 टाइप्स ऑफ गुड्स है मेरे पास और 3 टाइप्स ऑफ रेट है। रेट अगर सेम भी होती कोई दिक्कत नहीं, मिक्स नहीं करना हमें। मिक्स करते के साथ ही हमारा फीफो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा पहले कौन सा आया था और देना किसको है पहले, ठीक है ना। तो अगर एक ही तारीख में आपके पास 10 टाइप के भी मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं तो आपको 10 टाइप के मटेरियल भी ऐसे रिपीटेशन में लेने ही लेने हैं। फीफो ये कहता है, फीफो में हमारे पास हर बॉक्सेस जो अलग अलग आए हुए होते हैं वो बिल्कुल कॉलम में रखे जाते हैं। पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, मिक्स कुछ नहीं होता है। अब अगर मैं इसको 15 कर लेते हैं एक बारी। अगर 15 जुलाई को मेरे को इशू करना पड़े तो क्या करना था, मैंने 15 जुलाई की पहले रिसिप्ट ली ना, अब 15 जुलाई की मुझे इशू लेनी है तो 15 जुलाई की इशू ले लेते हैं। इशू में कितनी मांगी इसने, 180 kg मांगी है। 180 मैं इकट्ठी दे दूँ, 180 तो मेरे पास इकट्ठी है ही नहीं। तो पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं 50 kg इशू करूँगी। तो ये वाला चला गया मेरे पास, अभी भी 180 में से 50 गए तो 130 अभी भी बच रहे हैं। फिर मैंने 100 kg ये दे दिए तो ये चले गए मेरे पास, अभी भी उसके पास 150 ही पूरे हो पाए, अभी 30 kg दे रहे तो मैं इसमें से निकाल देंगे। 30 kg 25 के रुपीज़ के हिसाब से 750 के यहाँ से निकाल दिए। उसके हमने 180 kg जो है वो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। उसको हमने ये टोटल जो है इतने रुपए का गुड्स डिलीवर कर दिया। तो आप मेरे पास ये कैंसिल, इनको तो रिपीट करना ही नहीं है। इसमें से अगर ये चला गया तो हमारे पास जो बच रहे हैं वो आपको रख देने हैं, ठीक है। 1750 ये आपके पास गुड्स जो है इस बार वाला रहता है। आ रहा है, आपको फीफो इस तरीके से चलाना होता है। अगर आप इसको मिक्स कर देते तो आप बाद में इसको इशू कैसे करते, किस रेट से इशू करते या किस टाइप से इशू करते, ये आप सोच ही नहीं पा रहे होते। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। हमने कैसे किया है, अगर आपका सेम डेट को ही गुड्स डिलीवर हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसको इस टाइप से वर्क करना है। आपका 180 kg देना था, पहले 50 kg दिया ये वाला, फिर आपने 100 kg दिया ये वाला, फिर आपके पास 30 की रिक्वायरमेंट और थी तो पहले आपने इसमें से 100 में से ये वाला 30 kg जो है आपने इसको सेल किया तो आपके पास 70 kg ये वाले रिमेनिंग रह गए। अगर हम लास्ट एंट्री की बात करें 25 जुलाई, उसमें हमारे पास क्या हुआ, 100 kg आया है 30 रुपये के हिसाब से 3000। तो पहले मैं ये वाला लिखूँगी 70 kg 25 रुपये के हिसाब से, और फिर मैं बाद में इसको 100 kg 30 रुपीज़ के हिसाब से 3000। इसका मतलब मेरे पास कुल मिला के इस डेट को जो है ये वाला गुड्स बचा है। और अगर लास्ट तक कोई एंट्री नहीं हुई तो 31 जुलाई का एंट्री आपके पास यही 2 नेचर ऑफ गुड्स या 2 रेट्स ऑफ गुड्स ये अवेलेबल रहेंगे। तो एक बार सम अप करते हैं इसको कि फीफो है क्या। फीफो में आपको अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है तो उसको सबसे पहले बैलेंस में दिखाना है। उसके बाद आपकी जो रिसिप्ट्स रहेगी सॉरी, धीरे धीरे जो आपकी रिसिप्ट्स रहेगी उनको आपको मेंशन करना है विद रेट्स एंड विद अमाउंट, ठीक है। उसको सेपरेट बाय सेपरेट आपको रखते चलना है, मिक्स नहीं करना है। अगर कोई इशू आती है तो उसी डेट की अगर इशू भी है तो पहले आपको रिसीव करना है, उसके बाद आप उसको इशू करोगे। और इशू करते वक्त आपको ध्यान देना है पहले कौन सा था, पहले उसको ख़त्म करना है, फिर दूसरे उसके नेक्स्ट वाले को, और फिर लास्ट में भी अगर जरूरत पड़ रही है तो अदर नेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बात थी हमारे पास फीफो की। अगर मैं इसी मेथड को करने की सोचूं लीफो से, एक बार इसी में एक छोटा सा हिंट देख लेते हैं। अगर मैं बात करने की सोचूं लीफो से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इशू हो ही नहीं रहा था क्योंकि सारे मेथड जो है इशू के है ना। तो अगर मैं बात करने की सोचूं लीफो, और लीफो में मुझे 180 kg इशू करना है तो सिर्फ ये कॉलम जो है ये हट जाएंगे हमारे पास। मतलब क्वेश्चन तो दोबारा से पूरा यूज़ होएगा पर यहाँ पे हम दोबारा करने की बजाय इसी में सेट कर रहे हैं। तो अगर मेरे को लीफो से यूज़ करना है इसको तो मेरे को 180 kg देना है, पहले मैं इसको दूंगी सबसे नीचे से, 100 चले गए 25 रुपये के हिसाब से ये ख़त्म हो गए। फिर मेरे पास 80 kg मैं इसमें से दूंगी, ऐसे चलते हैं उल्टा, 80 kg इसमें से दूंगी 30 रुपये के हिसाब से 1600 ये चले गए। तो यहाँ रखने का जो सिस्टम है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाले तो ख़त्म, इसके ऊपर 50 ही रखेंगे, पहले रखने में तरीके से रखना है, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कौन सा लास्ट है। और 20 kg ये वाले बच गए, इस टाइप से रखा जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आएगा उसको उसके नीचे रखा जाएगा। मतलब सेट आपको 1 by 1 रखना है, लेकिन इशू करते वक्त आपको लास्ट से निकालना है।
और अगर हम इसी में मेथड की बात करें हीफो की, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो इन तीनों में से महंगा कौन सा इशू करते वक्त 25, तो पहले 25 को, फिर उससे रेट डाउन करें तो 20 को, और फिर उसके बाद भी रेट डाउन करें तो 10 को। मतलब सबसे पहले हाईएस्ट को सेट करना है, हाईएस्ट से सेल करेंगे, फिर उसके सेकेंड पे सेल करेंगे, फिर उसके लास्ट में सेल करेंगे। इट मीन्स हमारी जो ये 3 मेथड है ये एक जैसे से है, बट बस इनमें प्रोसेस जो है वो इशूइंग की डिफर है। फीफो पेरिशेबल गुड्स के लिए यूज़फुल है। इसकी एडवांटेजेस यही है कि अगर जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं हैं, जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स है, तो उसको अगर हम जितना जल्दी सेल कर दें अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी वो सेल हो जाएगी हमारे को उसका नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि अगर वो बाद में हमने सेल करी तो वो ख़राब हो चुकी होगी और उसकी फिर जितनी भी हमारी लागत थी वो नहीं उठ पाएगी। हाँ, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेजेस है, ये हर कंपनी में तो यूज़ नहीं हो सकता ना, हर जगह तो यूज़ नहीं हो सकता। और अगर मैं पहले वाले गुड्स को अभी सेल कर रही हूँ और बाद वाला गुड्स जो है वो सस्ता आया हुआ है, तो भी थोड़ी सी दिक्कत है कि वो अगर महंगा हो जाएगा तो वो पता नहीं सेल होगा नहीं होगा। तो अगर किसी मेथड के कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसको हम थोड़ा सा सोच के नहीं चलते हैं, बस हम नेचर ऑफ गुड्स पे फीफो, लीफो और हीफो अप्लाई करते हैं। लीफो जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट बताया था, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी या इन फ्यूचर प्राइसेस। अगर आपके पास डाउन होने वाले हो तो पहले आप लास्ट को फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हो। और हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो महंगा है अगर बाद में वो सस्ता होने वाला है तो फिर आप पहले उसको हाईएस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं कि जितनी लागत आपने लगाई है उतनी लागत जो है आपको कवर भी हो जाए। ठीक है, तो स्टोर लेजर अकाउंट जो है वो हमारा इस टाइप से मेंटेन किया जाता है। अब बात आती है हमारे पास कि एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद हम जो बाद में है इसके डिफरेंट बाकी की जो मेथड्स रह गए हैं वो हम स्टडी करेंगे। आज हमने सिर्फ 3 मेथड स्टडी किए हैं, लीफो, फीफो, हीफो। ये अभी हमारे पास बेस है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इशूइंग मेथड्स का। अब हमारे पास 2 थिंग्स और आती हैं, जो लेजर अकाउंट एंड बिन कार्ड। स्टोर लेजर अकाउंट एंड बिन कार्ड। देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट जो है वो एक स्टोर कीपर बना रहे हैं, एक स्टोर कीपर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में मेंटेन कर रहे हैं। उसके पास आपकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, उसमें आपके रेट भी लिखे हुए हैं, उसमें आपके अमाउंट भी लिखे हुए हैं, उसमें बाय मेथड्स का रखा है कुछ ना कुछ। ये मतलब स्टोर लेजर अकाउंट जो है एक डे बाय डे रूटीन का, डे बाय डे रूटीन का ऑल अपडेशन है, ऑल अपडेशन है। ठीक है, डे बाय डे रूटीन का ऑल अपडेशन हो जाता है आपका स्टोर लेजर अकाउंट में। अब अगर हम बात करें बिन कार्ड की, बात करें अगर हम अपनी बिन कार्ड की, ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएंस है यहाँ पे, स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड। अगर हम बात करें अपने बिन कार्ड की, तो बिन कार्ड जो है उस पर या तो क्वांटिटी मेंशन होती है या रेट मेंशन होता है। मतलब एक तरीके से टैग है, ये टैग्स है कि उनके ऊपर क्वांटिटी और रेट मेंशन है, किस गुड्स का कितनी क्वांटिटी है, इसके लेबल एक तरीके से। बिन कार्ड जो एक तरीके से आपका लेबल है, उसकी कितनी क्वांटिटी है और उसके अंदर क्या रेट आपका मेंशन रहेगा, कितने के ऊपर कितनी मिलेगी आपको, 2 के ऊपर 3, 1 के ऊपर 2 फ्री, या इस टाइप से। मतलब अगर सिर्फ कस्टमर को देखना है तो वो बिन कार्ड देखेगा। जैसे अगर हम बात करें मॉल में जाते हैं तो हमें जो टैग दिख रहे होते हैं जस्ट लाइक वो बिन कार्ड ही है हमारे लिए। मॉल में हम जा रहे हैं और अगर हमें वो टैग दिख रहे हैं तो वो हमारे लिए हमारे बिन कार्ड्स हैं। ठीक है, हमें कभी भी स्टोर लेजर अकाउंट नहीं दिखता है। अगर मॉल में सुबह कितना सामान आता है, बाद में कितना इशू किया जाता है, कितना बैलेंस बचता है, उसका हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। बट बिन कार्ड हमें सामने विजिबल है, हमारे को पता होता है कितनी क्वांटिटी कितने रेट पे हमें वो चीज़ मिलेगी। ठीक है ना। तो अगर हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्टोर लेजर मेंटेन होता है स्टोर कीपर के थ्रू। बिन कार्ड जो है वो सिर्फ एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाए जाते हैं। तो अगर आज हम बात करें तो हमने क्या क्या स्टडी किया है अपना। सबसे पहले आपने मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी किया है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ये पढ़ा है कि किस टाइप के खर्चे हमें जो है प्रोडक्शन के ऊपर लेने हैं, रॉ मटेरियल के, लेबर के, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स के, और फिर बाद में हमारा जो बनेगा वो बनेगा आउटपुट। ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, लेबर कॉस्टिंग पढ़ेंगे, ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ेंगे और आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमने दूसरी चीज़ पढ़ी वो पढ़ी अपनी इशूइंग मेथड्स, इशूइंग प्रोसेस पढ़ी ना पहले
कैसे आता है और कैसे जाता है, मतलब परचेज़ किया, प्रोक्योरमेंट किया, प्रोसेस लगाई और फिर उसको हमने इशू कर दिया, सप्लाई कर दिया। फिर इशूइंग मेथड्स के अंदर हमने 4 कैटेगरीज A, B, C और D और 5, 2, 2, 2, ठीक है ना। कुल मिला के ये मेथड हमें स्टडी करने हैं। और फिर हमने जो पहले मेथड के A के जो है हमने फीफो, लीफो, हीफो, इन मेथड्स को विद एग्जांपल आपने एक सेट किया। एक तो क्वेश्चंस अगर आपकी बुक है आपके पास तो आप करके देखिए। और फिर बाद में हमने स्टोर लेबर अकाउंट एंड बिन कार्ड, इसमें छोटे छोटे फ़र्क देखिए, ठीक है। तो हमारा जो एक टॉपिक है ये कंप्लीट है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तो वो हमारा जो रहेगा वो बाकी के फर्दर मेथड्स रहेंगे, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।